नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपकी परीक्षा की पूरी तैयारी होगी क्विक रिवीजन क्लासेस पर। जी हाँ, आपने सही सुना। यह है हिंदी का मॉक टेस्ट 2। यह आपकी मुख्य सेविका परीक्षा, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की परीक्षा, लेखपाल की परीक्षा, यूपी पुलिस की परीक्षा और आने वाली बीडीओ की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप यूपी का कोई भी एग्ज़ाम दें, उसमें हिंदी तो पूछी ही जाती है, तो आपकी हर परीक्षा के लिए ये टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने जितने भी प्रश्न रखे हैं इस टेस्ट में वो सारे प्रश्न विगत परीक्षाओं में यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा पूछे गए हैं, तो सारे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। और ये शमशेरा सीरीज है, ये डेली आपका एक वीडियो आता है। एक दिन आपका जीएस का मॉक टेस्ट आता है, अगले दिन आपका हिंदी का मॉक टेस्ट आता है। तो डेली आप ये वीडियो देखिए और आपकी मुख्य सेविका की परीक्षा की तैयारी की पूरी गारंटी मैं लेता हूँ। आपको निःशुल्क मुख्य सेविका परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी और मैं जो भी पढ़ाऊँगा वो पेपर में पूछा जाएगा। तो चलिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है। तो वही निवेदन है आपसे मेरा, आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो कमेंट में आप अपनी बात लिखिए, अपने शहर का नाम लिखिए। आपका कोई प्रश्न हो तो भी आप पूछ सकते हैं और प्लीज़ वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि पढ़ाई तभी आपकी पूरी होगी जब आप पढ़ाई पूरी करेंगे। शुरुआत कर कर तुरंत छोड़ देना, इससे आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। सफलता उन्हीं को मिलती है जो जो कार्य शुरू करते हैं और उसे ख़त्म भी करते हैं। मैंने काफ़ी मेहनत से ये पीडीएफ बनाई है, तो उम्मीद करता हूँ आप 10-15 मिनट का ये जो वीडियो है इसको अच्छे से देखेंगे और अपनी पढ़ाई को पूरा करेंगे। आपकी तैयारी बहुत ही ज़रूरी है। आपको हर हाल में ये नौकरी पानी है, बहुत अच्छा मौका है आपके पास। पीटी का भी आपको फॉर्म भर देना चाहिए जो अभी चल रहा है। अति शीघ्र, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो अति शीघ्र भर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आपका पहला प्रश्न है कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। ऑप्शन हा ए हा, ऑप्शन बी छा, या ऑप्शन सी ओ, या ऑप्शन डी ए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ए। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न के साथ ऑप्शन लिख सकते हैं और उसका उत्तर बता सकते हैं। ठीक है, तो आप पहले का ऑप्शन डी होगा, कंठ तालु का स्थान ए होता है। ए जब बोलते हैं तो कंठ और तालु से आवाज आती है, कंठ ए ए। तो जो जो आवाज़ आपकी आती है वो तालु और कंठ से निकल के आती है, तो इसलिए कंठ तालु का उच्चारण स्थान ए होता है। ठीक है, ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। अगला सवाल है आपका, रीति के अनुसार संधि क्या है। ठीक है, रीति प्लस अनुसार में संधि कौन सी है। ऑप्शन ए आपका रीति अनुसार, ऑप्शन बी भी ऐसा ही कुछ लिखा है, ऑप्शन सी रीति अनुसार, ऑप्शन डी रीति अनुसार। तो आपका ये क्या होगा, रीतिया अनुसार। तो इसमें आपको क्या लगता है क्या सही होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। यहाँ पर क्या है, ई और आ मिल रहा है। ठीक है, ई और आ जब मिलता है तो यहाँ पर यण संधि बन जाती है। तो ऑप्शन सी आपका पूरी तरीके से सही है। रीति प्लस अनुसार में रीति अनुसार होगी। संधियां मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत ही जल्दी। लेखपाल का पेपर खत्म होने के बाद आपका डेली एक क्लास सब्जेक्ट की भी चालू हो जाएंगी। तब तक आप मॉक टेस्ट करिए, यह आपकी हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, सरासर में कौन सा समास है। बताइए, सरासर में कौन सा समास है। द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययीभावी समास, या तत्पुरुष समास। बताइए कौन सा समास है कमेंट करके कि सरासर में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, या अव्ययी समास, या तत्पुरुष समास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अव्ययी भाव समास। सरासर में कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास। अवयवों अथवा उपसर्गों के साथ संज्ञा पदों का समास अव्ययी भाव समास होता है। इसमें पूर्व पद प्रधान समास भी कहते हैं। ठीक है, इसे पूर्व पद प्रधान समास भी कहते हैं। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। तो आप ये बात जरूर याद रखेंगे, कई बार परीक्षा में पूछ लेता है पूर्व पद प्रधान समास कौन सा है। इस समास में पूर्व पद अवयव भी होता है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कौन से समास का पूर्व पद अवयव होता है। तो ये जो बात मैं बताता हूं आपको प्रश्न के साथ में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, उसे भी आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, राजपुत्र में कौन सा समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो राजपुत्र में आपका समास होगा तत्पुरुष समास। राजा का पुत्र कौन होता है, तत्पुरुष। तो तत्सम समास, तत्पुरुष समास की क्या क्या पहचान है। इसमें क्या हो जाता है, इसमें समास में उत्तर पद प्रधान होता है। पहली तो पहचान यह है कि इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। निर्माण में दो पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। कारक चिन्ह समझते हैं, का की के।
तो कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र, तो का यहाँ से जब लोप हो जाता है तो राजपुत्र बन जाता है। अगला प्रश्न है, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। जब हिंदी पढ़ते हैं तो इसमें आपको हलंत का भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो बहिर्मुखी में कौन सा आपका उपसर्ग है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, जिसमें हलंत है, ठीक है। जिसमें हलंत है वो वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, वहिर, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, सुमित्रा में कौन सा प्रत्यय है? बताइए, सुमित्रा में कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। तो ऑप्शन ए होगा इसका, ऑप्शन ए। सुमित्रा में आ प्रत्यय है, सुमित्रा में आ प्रत्यय है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अहेर शब्द का तत्सम रूप क्या है? अरहर होगा, अहीर होगा, आषाढ़ होगा या आखेट होगा। बताइए क्या होगा इसमें? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आखेट। अहेर शब्द का तत्सम रूप आखेट होता है। अगला प्रश्न है आपका, चूरण किस प्रकार का शब्द है? ए तत्सम, बी अर्तत्सम, सी देशज, डी तद्भव। तो चूरण आपका किस प्रकार का शब्द है? बी अर्ध तत्सम शब्द है। अब ये कैसे अर्ध तत्सम है इसके बारे में समझ लेते हैं। अर्ध तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से व्युत्पन्न या विकसित होकर सीधे ही हिंदी भाषा में आ गए हैं। जैसे अगिन, जैसे आसमान, जैसे आखर, जैसे कारज, जैसे चंदर, चूरन, भूख आदि, ठीक है। तो ये अर्ध तत्सम शब्द होते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या है? मैं इसका प्रश्न आपको कराऊं उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी तैयारी की गारंटी हमारा चैनल लेता है और आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इस बुढ़ापे का एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या है? तो देखो, बुढ़ापे में संज्ञा क्या होगी? जातिवाचक तो होगी नहीं, भाववाचक देखते हैं अभी, व्यक्तिवाचक भी होगी नहीं, इसमें कोई व्यक्ति का नाम तो है नहीं, ठीक है। समूहवाचक भी होगी नहीं। बुढ़ापा कैसी संज्ञा है? बुढ़ापा एक भाव है। क्या है? भाव। बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति के या वस्तु के, ये गुड़िया लिख गया यहाँ पे, गुड़ होगा, ठीक है, गुड़ होगा यहाँ पे, गुड़िया टाइप हो गया। गुण, धर्म अथवा व्यापार का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, ये सब कैसी संज्ञाएं हैं? भाववाचक संज्ञाएं हैं। अब अगला प्रश्न आता है आपका, कोई आ रहा है वाक्य में, कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? बताइए, कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। अनिश्चयवाचक, कोई, कहाँ, कब, ये सब क्या है? अनिश्चयवाचक है। अगला प्रश्न है आपका, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ में शब्द का कौन सा रूप है? बताइए, क्रिया विशेषण है या विशेषण है या क्रिया है या प्रविशेषण है? तो धड़ाधड़ क्या है, किसकी विशेषता बता रहा है? बिक रही, तो ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। बिकने की विशेषता बता रही है तो ये क्रिया विशेषण हो जाएगा आपका, ठीक है। 11 क्वेश्चन हो गए आपके कितने सही हुए ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 है, चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया है? ऑप्शन ए योजक क्रिया, ऑप्शन बी अधिकार द्योतक क्रिया और ऑप्शन सी औचित्य बोधक क्रिया, ऑप्शन डी अप्रत्यक्ष क्रिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका योजक क्रिया, ठीक है। चूड़ी अच्छी थी, इसमें क्या हो गया? योजक क्रिया। चूड़ी अच्छी, जहाँ पर चूड़ी अच्छी होती है, श्याम बुरा है, कपड़ा अच्छा है, भोजन स्वादिष्ट है, ये सब क्या है? योजक क्रियाएं हैं। अगला प्रश्न है आपका, हथियाना में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक है, संयुक्त है, अनुकरणात्मक है या नाम धातु है? बताइए कौन सी क्रिया है इसमें? तो इसमें डी होगा ऑप्शन आपका सही, नाम धातु क्रिया है, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। संज्ञा विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रियाओं को नाम धातु कहते हैं। संज्ञा विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हथियाना, लजाना, रंगना, दुखाना, बतियाना आदि। जिसमें ये आना जैसा प्रत्यय लग जाए वो सब नाम धातु क्रियाएं होती हैं, ठीक है। लज्जा, लजाना, रंग, रंगना, हथियाना,
हथियाना, दुख, दुखाना, बतिया, बतियाना। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब नाम धातु क्रियाएं हैं। तो मृगधर का पर्यायवाची क्या होगा? मयूर, सिंह या चंद्रमा या शिव? बताइए कौन सा पर्यायवाची होगा मृगधर का? मृगधर का पर्यायवाची क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा का पर्यायवाची होता है मृगधर। ठीक है, तो मृगधर और मृगांक दोनों चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। और चंद्रमा के पर्यायवाची क्या होते हैं आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ठीक है, ऋजु का विलोम शब्द बताएं। ऋजु का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो इसका सही ऑप्शन डी होगा। ऋजु का विलोम होता है वक्र। ठीक है, वक्र या वक्री आप जो भी कहें, ऋजु का विलोम वक्र होता है। ठीक है, अगला है आपका, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? बताइए कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास या अमक या श्लेष या रूपक? तो यहां पर आपका जो ऑप्शन सही है वो अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन ए वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। यहां पर देखो मनुष्य की भी पुनरावृत्ति हुई है और मामा शब्द की भी कई बार, अक्षर की भी कई बार पुनरावृत्ति हुई है। तो यह पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं। ठीक है, तो इसमें लाटा अनुप्रास होता है। अगर अनुप्रास के हम उसमें जाएंगे टाइप्स में, तो ये लाटा अनुप्रास बनता है। यह पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, सिर्फ अपना ही पेट भरें, तो ये पशु की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। जो मनुष्यों के लिए कुछ करता है, उनके लिए अपने जीवन में थोड़े दुख भी सहता है, वो मनुष्य है असल में। ये मैथिली शरण गुप्त कहना चाहते हैं। तो क्या आप क्या सोच रखते हैं? दूसरों के लिए कुछ करना या सिर्फ अपने लिए करना? ठीक है, तो अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी में कौन सा अलंकार है? बताइए, रूपक अलंकार है या उपमा अलंकार है या अनुप्रास अलंकार है या श्लेष अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसमें रूपक अलंकार होगा। ठीक है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नगरी, इसमें रूपक अलंकार होगा। तो इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। यहाँ रूपक अलंकार है क्योंकि इसमें अंबर, तारा और ऊषा जो उपमेय हैं, पर क्रमशः पनघट और घट और नागरी जो उपमान है का आरोप हुआ है। जब उपमेय में उपमान का आरोप होता है तो वहां पर क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं जो हमारा 18 है। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? प्रश्न को ध्यान से सुनिए। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? गति कहते हैं, यति कहते हैं, या तुक कहते हैं, या गढ़ कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यति। ठीक है, छंद में जो हम पढ़ते हैं तो उसमें कई चरण होते हैं। जैसे चौपाई में 4 चरण होते हैं, दोहे में चरण होते हैं। ठीक है, तो हर चरण के बाद एक यति आता है, थोड़ा विश्राम आता है, तो उसको क्या कहते हैं? यति कहते हैं। छंद शास्त्र में यति का अर्थ विराम या विश्राम बताया गया है। एक छंद में कई यतियां हो सकती हैं। ठीक है, प्रत्येक चरण के अंत में यति आती है। जितने चरण होंगे उतनी यतियां होंगी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 19। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए दोहा, ऑप्शन बी सोरठा, ऑप्शन सी रोला और ऑप्शन डी चौपाई। तो जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? चौपाई कहते हैं। क्या कहते हैं? चौपाई। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 19 भी हो गया। अब चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर आपका 20 क्या कहता है। किस रस को रसराज कहा जाता है? ऑप्शन ए वीर रस, ऑप्शन बी हास्य रस, ऑप्शन सी श्रृंगार रस, ऑप्शन सी डी आपका शांत रस। ये देखिए, श्रृंगार रस युवाओं के लिए सबसे प्रिय होता है, तो इसका सही रसराज क्या होता है? राज कौन करता है? युवा करता है, जिसके पास ताकत होती है। तो श्रृंगार रस, जिसके विचार युवा होते हैं वही राज करता है। तो श्रृंगार रस को रसराज कहते हैं। तो इसके बारे में श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। इसे आदि रस या आदि रस भी कहा जाता है। मतीराम ने श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी है। इसका स्थायी भाव रति है। ठीक है, इसका स्थायी भाव क्या है? रति है। तो आप कमेंट करके बताइए कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं जो आपका 21वां है।
जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस के से संबंधित है? ऑप्शन ए करुण रस, ऑप्शन बी रौद्र रस, ऑप्शन सी विवत्स रस और ऑप्शन डी अद्भुत रस। बताइए कौन सा सही है इसमें? जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा होता है। ये सारे प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से पूरे प्रैक्टिस सेट को पढ़ते रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। और आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर भी किया करिए ताकि उन्हें भी पता चले कि उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है। जुगुप्सा विवत्स रस का स्थायी भाव है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। ठीक है, तो मैंने आपको करुण रस का स्थायी भाव बता दिया, शोक है। हास रस का आपको कमेंट में बताना है, आप भूलना नहीं। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग की रचना जय भारत के रचनाकार कौन है? अब बताइए, मैथिली शरण गुप्त होंगे या महावीर प्रसाद द्विवेदी होंगे या बाल मुकुंद होंगे या श्रीधर पाठक होंगे? तो द्विवेदी युग की रचना जय भारत के रचनाकार, आपका सही उत्तर होगा इसमें मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त ने ही जय भारत की रचना की थी। तो इनकी अन्य रचनाएं भी देख लेते हैं। अन्य रचनाओं में इनके पंचवटी है, साकेत है, जयद्रथ वध है, यशोधरा है, भारत भारती है। तो मैथिली शरण गुप्त की अन्य रचनाएं आप इनकी, ये साकेत तो बहुत बार पूछी गई है, भारत भारती बहुत बार पूछी गई है, ये सभी रचनाएं बहुत बार पूछी गई हैं। तो आप इनको कंठस्थ कर लीजिए, मैथिली शरण गुप्त की अन्य रचनाओं में पंचवटी, साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा, भारत भारती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? ये भी प्रश्न आपकी विगत परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। ठीक है, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। तो रचना के स्वरूप की दृष्टि से एक तो होता है और दूसरा अर्थ की दृष्टि से होता है। ठीक है, जो मुख्यतः 2 प्रकार का वर्गीकरण है वो रचना के स्वरूप की दृष्टि से होता है, रचना या स्वरूप, और अर्थ की दृष्टि से। तो फिर रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं और एवं अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। जो भिन्न अर्थ रखता हो उनका चयन कीजिए, समानार्थी का नहीं चुनना है। पावक, अनिल, अनल, कृषाणु। बताइए इसमें से क्या सही होगा? अनल किसका होता है, अनिल किसका होता है? ये आपको फर्क हमेशा याद रखना है अनल और अनिल में। तो इसमें भिन्नार्थक शब्द चयन जो होगा तो अनिल हो जाएगा, इसको ऑप्शन बी। अनिल का अर्थ क्या होता है? अनिल का अर्थ वायु होता है। ठीक है, अनिल का अर्थ वायु होता है, जबकि पावक, अनल, कृषाणु इन तीनों शब्दों का अर्थ अग्नि होता है, अग्नि। ठीक है, आग होता है। तो आग के पर्यायवाची क्या हुए? पावक, अनल, कृषाणु। आपको अनिल के पर्यायवाची कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, वायु के पर्यायवाची। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मुझे लगता है ये आपको आता होगा प्रश्न। ठीक है, गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? फूल की तरह दिखना, अति प्रसन्न होना, दुर्लभ वस्तु, सुगंधित होना। तो इसका सही ऑप्शन मुझे लगता है आपको आता है ऑप्शन डी, दुर्लभ वस्तु। गूलर का फूल होना मतलब आपको ये दुर्लभ वस्तु है जो मिलती ही नहीं है। ठीक है, तो ये रहा आपका मुख्य सेविका परीक्षा और यूपी SSC PT का मॉक टेस्ट 2। ये शमशेरा सीरीज है। ऐसे पढ़ाई करेंगे तो आपकी नौकरी की गारंटी मैं लेता हूं। आपकी परीक्षा की पूरी तैयारी निःशुल्क रूप से हमारे YouTube चैनल पर कराई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके मन में जो भी प्रश्न हो और मैं जो जो प्रश्न आपसे वीडियो में पूछा करूं उन्हें ज़रूर लिखें। और मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहता हूं, अगर आप अभी भी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपका सिलेक्शन 101% होगा, क्योंकि जो लोग पूरा कार्य करते हैं उन्हें सफलता ज़रूर मिलती है। तो आप डेली हमारे मॉक टेस्ट देखिए और अपनी पढ़ाई को आंकलित करते रहिए। मैंने आपको किताबें, सिलेबस बता रखा है, उनका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिए। और PT कट ऑफ का भी वीडियो मैंने बना दिया है। अगर आपको PT कट ऑफ पे कोई डाउट हो, कोई संशय हो तो उसका वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।